आज सुनिए देश के प्रमुख लेखक लेखिकाओं में अपना विशेष स्थान रखने वाली शिवानी जी की लिखी हुई कहानी तोप। शिवानी जी के कहानी और उपन्यासों को आज भी लोग बहुत चाव से सुनते और पढ़ते हैं। तो प्रस्तुत है उनकी लिखी कहानी तोप। तोप से मेरा परिचय आज का नहीं, उस ऐतिहासिक युग का है जब वो सचमुच बारूद और आग के गोले की उगलती तोप थी। हमारी खिड़की के लोहे के जंगलों से हाथ डालकर ही उसके दुमंजिले मकान की छत छुई जा सकती थी। एक कागजी फूल की वन्य लता ने जंग लगी छत को पूरा घेर लिया था। जर्जर टीन के टुकड़ों की पत्तियां ठोक ठोक कर बरामदे की सुरक्षा का यथाशक्ति प्रयत्न करने पर भी एक दीवार आधी टूट गई थी। जर्जर मकान को गिरा देने का नोटिस जब तोप को मिला, वो सीना तान कर अपनी छत पर खड़ी हो गई थी और नगर पालिका के हिंदू चेयरमैन पर उसने ऐसी भयानक गोलाबारी की थी कि उसके मकान गिराने के दुस्साहसी प्रस्ताव को फिर कभी नहीं दोहराया गया। द्वितीय महायुद्ध से स्तब्ध अल्मोड़ा शहर की छावनी में बाहर से ऑस्ट्रेलियन सिपाहियों की एक बहुत बड़ी फौजी टुकड़ी आ गई थी। शहर की बहू बेटियों ने मंदिरों के दर्शन के लिए भी जाना छोड़ दिया था। सूप सी तिरछी खाकी टोपियां लगाए मरकट मुखी फौजी टुकड़ी के लंब तड़ंग खबीस अपने लोहे के कील जड़े बूटों से डामर लगी सड़क का कलेजा दहलाते परेड करते निकलते तो पटापट खिड़कियां बंद होने लगती, पर तोप की खिड़की के पट सदा खुले रहते। यही नहीं, पलटनी बूटों की पदचाप सुनते ही वो अपना आधा धड़ खिड़की से बाहर लटका देती। साथ ही हे हनी, हेलो, स्वीट हार्ट के स्वरों की पत्र पुष्प सीटियों से संवार कर तोप को अर्पित होने लगते। उधर तोप भी बार बार अपनी उंगलियां चूम अदृश्य चुंबनों का गुच्छा हवा में फूंक कर सड़क पर बिखेर देती। मैं उस निडर नारी का दुस्साहस देखकर दंग रह जाती। जिन गोरों को देखकर पहाड़ के पुरुषों के छक्के छूट जाते थे, उन्हीं से तोप की मैत्री के रहस्य को मैं समझ ही नहीं पाती थी। फिर शायद समझने की मेरी उम्र भी नहीं थी। संध्या होते ही तोप का दरबार जुट जाता। नंगी छातियों पर आई लव यू का गोदना गुदाए ऑस्ट्रेलियन लंबे भूत से गोरे तोप को गोद में उठाकर ऊंचे स्वर में गाने लगते। कभी उसे चूम चूम कर हवा में गेंद की भांति उछाल देते। बड़ी रात तक उनका हा हा ही चलता रहता। सुबह रंग उड़ी तोप अपनी खिड़की के सामने खड़ी हो जाती तो अम्मा बौखला जाती। एक तेरा बाप था टॉमस मास्टर, जब तक इस हिंदुओं के मोहल्ले में रहा एकदम हिंदू बना रहा। दिवालियों में दिए जलाता था और होलियों में उड़ाता था अबीर गुलाल। एक तू है जो नंगेपन पर उतर आई है, तो वो बेचारी भी तो अबीर गुलाल ही उड़ा रही है। अम्मा जी क्यों बेकार पोस रही हैं? छोटी भाभी खिड़की पर तोप को सुना सुना कर कहती और तीनों भाभियां ठहाका मार कर हंस पड़ती। तोप भी निर्लज्जता से हंसने लगती। मैं अचरज से कभी भाभियों को देखती, कभी उसे। कहाँ होली खेली थी तोप ने, रंग से उसे बेहद चिढ़ थी। पिछली होली में हमने उसे रंग से भिगो दिया तो उसने आफत ही कर दी थी। पर अब समझ में आया, ईश्वर के यहाँ से प्राणों में अबीर गुलाल भरकर लाई थी वो अद्भुत नारी। दोनों हाथों से उलीचने पर भी उसकी रंगीन धरोहर की मंजूषा कभी रिक्त नहीं हुई। तोप का नाम तोप नहीं था, नाम था क्रिश्चियाना वेरोनिका टॉमस। कंठ के पुरुष स्वर, 6 फुटे मर्दाना शरीर और कृष्ण वर्ण को देखकर किसी कला मर्मज्ञ ने तोप नाम धर दिया था। कंठ की गर्जना से उसका स्वभाव अछूता रह गया था। प्रत्येक मोटी औरत की भांति वो सरल और निष्कपट थी। स्त्रियों में उठना बैठना उसे पसंद नहीं था। उसके पिता पिथौरागढ़ के किसी स्कूल में अध्यापक थे। वहीं भोटिया लड़कों के साथ उसने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। फिर तोप को एक मिशनरी में मद्रास उठा ले गई थी। मद्रास की जलवायु ने तोप के रंग को और भी काला कर दिया था। तोप, तुम इतनी काली कैसे हो गई? पहाड़ पर तो डोमनियाँ भी इतनी काली नहीं होती। हमारी सुंदरी रूप गर्विता छोटी भाभी कभी बड़ा क्रूर मजाक कर देती, पर तोप कड़े से कड़े व्यंग को भी चुटकियों में उड़ा देती। मद्रास में जो रही हूँ बोजियो, वहाँ के दमुए कौए भी काले होते हैं, वो हंस देती। मिशनरी मेम की मृत्यु के पश्चात तोप फिर पहाड़ पर चली आई थी। ऊंचे साहबी रहन सहन से उसका काला चेहरा बुद्धि प्रतीत हो उठा था। तेज लाल रंग की साड़ियाँ पहनकर घूमने निकलती तो छोटी भाभी फिर तुरुप लगाती, हाय हाय कोयले की कोठरी में फिर आग लग गई। तोप हंसती और उन्हें चिढ़ाने के लिए बालों में पीला फूल लगा लेती। क्या करें बोजियो, दिन रात साली खाकी वर्दी पहनते पहनते तबीयत उब गई है, इसी से आज ये साड़ी निकाल ली।
तो फौज में वैकाई बन गई थी। एक दिन अपनी खाकी वर्दी में वो हमसे मिलने आई तो तीनों भाभियां हंसती हंसती दोहरी हो गईं। क्यों जी, तो क्या काम करना होता है फौज में तुम्हें? छोटी भाभी ने उसके कान में न जाने क्या कहा और तोप लाल पड़ गई। हमको ये सब सस्ता मजाक पसंद नहीं है यार, कहकर वो भरभरा कर चली गई थी। फिर वो हमारे यहाँ सचमुच नहीं आई। तीसरे दिन उसकी छुट्टियां खत्म हो गई थीं। उसे सिकंदराबाद जाना था। मैं स्कूल जा रही थी तो देखा खाकी वर्दी में दोयाल के सिर पर सामान लादे तोप चली जा रही थी। वर्षों तक तोप का कोई पता नहीं लगा। इस बीच बड़ी भाभी के पैर में कील चुभी, गैंग्रीन ने उनके प्राण ले लिए। मंझली भाभी के खानदान का 3 पीढ़ियों का पागलपन उन्हें भी बरेली के पागल खाने में खींच ले गया। छोटी भाभी को काले सांप ने काट खाया। प्राण तो नहीं गए, पर साल में 6 महीने उनकी टांग मुदगर सी सूजी रहती है और वो यंत्रणा से चीख चीख कर छटपटा उठती। लोहे के जंगले पकड़कर खिड़की से मैं तोप के टूटे मकान को देखती। मेरी आंखें भर आती। न हंसने हंसाने वाली 3 भाभियां ही रह गई थीं, न बारूद के गोले उगलने वाली तोप। मायके की दहरी से ऐसी वितृष्णा शायद ही किसी लड़की को हुई हो। मेरे पति की नौकरी दौरे की थी। प्रायः ही वो लंबे दौरे पर गरबिया और मनुष्यारी की बीहड़ घाटियों में उतर जाते और मैं अकेली रह जाती। बच्चे बोर्डिंग में थे, इसी से मैं भी इधर उधर घूम आती। मुक्तेश्वर मुझे बेहद पसंद है। साफ सुथरे बंगले, पहाड़ के वक्ष को चीरती फाड़ती नक्शे में बनी नदियों की क्षीण रेखा सी पतली मोटर की सड़कें, पहाड़ी लोकगीतों की मिठास से मीठी बयार में मधु घोलने वाले सड़क साफ करते पहाड़ी गैंग, कुलियों का कंठस्वर, छोटी छोटी दुकानों में काठ के काले ठेकों में छलकता पीला रायता और पीली में तप्त कांचन वर्णी हल्दी से पीताब बने जम्बू छौंके आलू। मैं प्रायः ही बहन से मिलने मुक्तेश्वर चली जाती। उस दिन भी मैं मुक्तेश्वर ही जा रही थी। श्रावण का महीना था। लहंगा दुपट्टा पहने थाल से चंद्रबिंब को नथ से संवार सुंदरी शाहनियों का झुंड जल चढ़ाने महादेव की गुफा की ओर जा रहा था। कहीं से पार्थिव पूजन के रुद्रों के श्लोकों की मधुर आवृत्ति का स्वर हवा में तैरता आया तो मेरे पास ही बैठे एक बुजुर्ग शायद उस नए जोड़े को जो अपने निर्लज्ज प्रेम प्रदर्शन से उनकी बूढ़ी मज्जा जलाए जा रहा था सुना सुना कर कहने लगे, कुछ भी कहो भाई, मर्यादा तो अपने कुमायूं में है, बस और कहीं नहीं। श्रावण का पहला सोमवार और आहा बोले तेरी महिमा कि हर पहाड़ से रुद्री के श्लोक गूंज रहे हैं। पहाड़ की सड़कों पर देखो, कहीं गंदे विज्ञापन नहीं। लिखा भी है तो चाय छोड़ो, शराब छोड़ो। अब बाहर देश में चले जाओ मेरे यार, तो कहीं दीवारों पर लिखा है क्या, गंदी बीमारियों का इलाज? छी थू। बड़ी घृणा से उन्होंने बाहर थूका। दिशा ज्ञान ठीक नहीं बैठा और उनके उड़ते थूक के पवित्र छींटों ने नए जोड़ों के दोनों चेहरों को रंग दिया। फिर तो वो रंग जमा कि बस। जोड़ा पंजाबी था, बुरी तरह पंडित जी के पीछे पड़ गया। उधर बाहर गरज के साथ छींटे पड़ने लगे थे। पिछले 3 रातों से पानी बरस रहा था। बस के भीतर चल रहे गृह युद्ध के नाटक की यवनिका को प्रकृति ने अचानक गिरा दिया। एक पहाड़ का वाम अंग भरभरा कर गिर गया। ड्राइवर ने हथियार डाल दिए। अब वो ना आगे जा सकता था ना पीछे। यात्रियों के सम्मुख उसी ने प्रस्ताव रखा, मेरे भरोसे सामान छोड़ सकें तो आप लोग आराम से भुवाली जाकर रात बिता लीजिए, कल तक शायद कोई इंतज़ाम हो जाए। सब यात्री एक एक कर हाथ में झोला लिए उतर पड़े। पहाड़ी यात्री के ईमान को प्रहरी बनाकर सामान छोड़ने में किसी को आपत्ति नहीं थी। मैं भी अपना बैग लेकर उतर गई। पानी बरस रहा था, पर मैंने साथ में बरसाती रख ली थी। उसी को ओढ़कर मैं तेजी से भुवाली की एक परिचित पगडंडी की ओर मुड़ गई। मेरी एक विधवा भतीजी भुवाली के स्कूल की प्रधानाध्यापिका थी। सोचा वहीं 1-2 दिन बिताकर नैनीताल लौट जाऊंगी। सैनिटोरियम का गेट देखते ही पैर ठिठक गए। कितनी ही पुरातन स्मृतियों का कलश छलक उठा। गेट से लगे रेस्ट हाउस की कुर्सी पर बैठी बाल सखी कुसुमी का पीला चेहरा, फिर बड़े ताऊजी उसी कुर्सी पर बैठे डांडी कुलियों की प्रतीक्षा में टुकुर टुकुर कभी मुझे देखते हैं, कभी दत्ता को। कंछोपी ऊन की टोपी में उनका गोरा चेहरा किसी गोरे अंग्रेज सिपाही का सा लग रहा है। आंखें बार बार भरी आ रही हैं। जानते हैं, एक बार सैनिटोरियम की उस ऊंची चढ़ाई को चढ़कर बिरले ही रोगी उसका उतार उतरते हैं। कुसमी भी नहीं उतरी। बड़े ताऊजी को तो गैल्पिंग टीबी था। तीसरे ही दिन वो जीवन का सबसे सुखद उतार उतर गए। आज भी
वो छोटा सा हवादार कमरा मोटर की सड़क से लगा वैसे ही खड़ा है। मृत्यु पथ पर न जाने कितने यात्रियों ने इसी कुर्सी पर क्षण भर को विश्राम किया है। सामने जंगलात का एक छोटा सा नया प्रतीक्षालय बन गया है। सैनिटोरियम को जाने वाला पथ अब मरीजों के लिए मैत्री का आह्वान लिए प्रशस्त बाहें फैलाए खड़ा है। पहली सकरी सी पगडंडी कहीं खो गई है। उसी प्रशस्त पथ से सरसराती एक जीप तेजी से फिसलती मेरे पास आकर अचानक रुक गई। सिर पर बैंजनी चटक स्कार्फ बांधे, लाल कसी जीन और काले कार्डिगन में दो हाथों में फलों और अंडों से लदी फदी एक महिला उतरकर ड्राइवर को कुछ आदेश देने लगी। साहब को हमारा सलाम बोलना, बहुत बहुत कहना तीनों मरीजों का स्प्यूटम हम कल भेजेंगे। जीप दंदनाती वापस चली गई। महिला ने शायद अब तक मुझे नहीं देखा था। हाथ में बैग लिए मुझे पेड़ के नीचे खड़ी देखा तो लपक आई। किसी का बंगला ढूंढ रही है क्या? कैन आई हेल्प यू? वो मुस्कुराई और फिर हाँफने लगी। सांसों के उतार चढ़ाव के साथ साथ कभी उसकी दाहिनी छाती तराजू के पलड़ों की भांति ऊपर उठ रही थी, कभी बाईं। स्पष्ट था कि उसने मुझे नहीं पहचाना। पहचानती भी कैसे? सन 43 में फ्रॉक पहनने वाली जिस लड़की को तोप ने देखा था, अब उसकी लड़कियों ने भी फ्रॉक पहनना छोड़ दिया था। पर तोप जरा भी नहीं बदली थी। वही गोल गोल मांसल ठुड्डियाँ विभिन्न सरिताओं की जलधारा की भांति उसके असीम वक्षोदधि में मिलकर एकाकार हो गई थीं। सजने का शौक शायद बढ़ती उम्र के साथ साथ और बढ़ गया था। गले में नकली मोतियों की माला थी, होंठों पर गहरी लिपस्टिक थी, छाती अब भी तोप से 3 कदम पहले चल रही थी। सेंट की तीव्र सुगंध क्षण भर में बीहड़ पंथ को महका उठी। तभी तो छोटी भाभी कहती थी, ये तोप तो अंग्रेजी साबुन की बट्टी सी महकती है। किस बंगले को ढूंढ रही हो हनी? उसने दोनों टोकरियां नीचे रख दी और नन्हे रुमाल से पसीना पोंछते पोंछते फिर पूछा। मैं जोर से हंस पड़ी। पहचाना नहीं तोप? देखो मैं कौन हूँ। बस फिर तो तोप बमगोले बरसाने लगी। ओ माई गॉड, तू यहाँ? इतनी बड़ी सी? शादी भी हो गई? क्या कहती है, लड़कियां एमए में हैं? हे मेरी माँ मरियम, क्या ज़माना इतना गुजर गया। कहाँ हैं? कितने बच्चे हैं? क्या कहती है, बड़ी के लड़के सूर्या के 2 बच्चे हैं? लो, सभी ने घोंसले बना लिए, एक मैं ही हरामजादी तोप की तोप रह गई। इतना कमाती हूँ बच्ची, पर कहते हैं ना कि हिजड़े की कमाई मूछ मुड़ाने में जाती है। एक पैसा भी क्या बच पाया है। चल चल, अब भतीजी फतीजी के यहाँ नहीं जाने दूंगी मैं। मेरे बंगले में चलना होगा। वो अपने अनर्गल प्रश्नों की गोलाबारी से मुझे छेदती अपने बंगले में खींच ले गई। 7 लंबे लंबे बांज के वृक्षों से घिरा उसका बंगला 7 ओक्स चारों ओर से सेब के पेड़ों की आड़ से भी घिरा था। नीले ऊदे पीले पहाड़ी फूलों की लंबी कतार की कतार गोलाई से पूरे बंगले की परिक्रमा सी कर रही थी। द्वार पर 2 बड़े बड़े लाल काले रंगे पीपों में टाइगर लिली झूम रही थी। फौज से छुट्टी पाकर तोप वहीं बस गई थी। यही रेस्ट हाउस है मेरा, उसने अपने सुंदर बंगले को गर्व से देखकर कहा। जिन मरीजों को सैनिटोरियम से छुट्टी मिल जाती है वे ही यहाँ आते हैं। कभी कभार बीमार मरीज भी निगोड़े गिड़गिड़ाने लगते हैं तो उन्हें भी ले लेती हूँ। हर मरीज से पूरे सीजन की फ़ीस है मेरी 1000। खाना पीना, फल दूध अंडा धोबी सब उसी में। इतना सस्ता है, इसी से भेड़ बकरियों का सा एक झुंड जुट जाता है। पर मेरे यहाँ 2 सख्त पाबंदियाँ हैं। एक, उसने अपनी मोटी अंगली दूसरी फैली हथेली पर चट से मारी, औरत मरीज एकदम नो। नंबर 2, किराया पेश की। कहीं मरीज बीच में ही चल बसा तो ख़त्म मामला। पर एक आध मरीज को चैरिटी से भी लेती हूँ। आजकल है एक बेचारा, एमएससी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट रिसर्च कर रहा था कि ये रोग लग गया। सैनिटोरियम के लिए पैसा भी नहीं था तो हम बोला, कोई बात नहीं बाबा, इधर चला आओ। सैनिटोरियम के पास दिल नहीं, तोप के पास बहुत बड़ा दिल है। ठीक ही कहा था तोप ने, दिल उसका बहुत बड़ा था, पर केवल पुरुषों के लिए। मुझसे उसने अपने 4 मरीजों का परिचय कराया तो मैं दंग रह गई। कौन कहेगा ये बीमार हैं? लाल सुर्ख चेहरे, भरे भरे हाथ पैर और मस्तानी चाल। इनको तुमने पिछले साल देखा होता। अब क्या कहूँ। बेटा हरदीप, अपना ग्रुप फ़ोटो तो ले आओ ज़रा। तो बड़े उत्साह से दीवान पर बैठ गई और मुझे भी खींच कर बिठा दिया।
तिकोने चेहरे, तिकोनी आंखें और तिकोने जूड़े वाला सरदार हरदीप सिंह, जो लंबी दौड़ों में संसार भर के रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर में ये सांघातिक रोग पाल बैठा था, मिनटों में अपनी लंबी टांगें चलाता एक रंग उड़ी सी तस्वीर ले आया। 4 डांडियों में सचमुच ही चारों के चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे अर्थी में बंधे मुर्दे हों। देखा ना, हो करके तोप हंसी। डॉक्टर खजान ने इन्हें दुनिया में सिर्फ 4 महीने रहने की इजाज़त दी थी, पर तोप ने इन्हें पूरी ज़िंदगी इनाम में दी है। दवा जानती हो क्या है? बकरी का दूध और सेब का रस। ट्रा ला ला ला, ट्रा ला ला ला। तोप अपनी मोटी कमर को दोनों हाथों से पकड़ ढोलक सा बजाने लगी। चारों मरीजों के चेहरे और शरीर पर कहीं रोग का चिन्ह मात्र भी नहीं था। लंबी टांगों वाला हरदीप सांस्कृतिक दल में रूस वासियों को अपने मनोहारी कत्थक से मोहने वाला, पतली कमर, शहरेरे शरीर का धनी मगनदास छगनदास पटेल, चौरस काठी का राधेश्याम माहेश्वरी, जिसे तोप मिजेट कहकर पुकार रही थी। जिसने मेरा ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया था वो था राजेंद्र सिंह। चारों मरीजों में वही सबसे चुपचाप था और उसके शालीन व्यवहार को देखकर मैं मन ही मन समझ गई कि वही तोप की चैरिटी का दीन याचक था। तीनों मरीज मेढक की भांति फुदकते, तोप की टोकरी में खुदर पुदर करते, कभी सेब निकाल कर भौंकोस रहे थे, कभी स्ट्रॉबेरी के लिए तीनों छीना झपटी कर रहे थे। मम्मी, तुम आज फिर ठगी गई, निहायत खट्टा सेब है। तोप का मिजेट 2 बड़े बड़े सेब ले उचक कर खिड़की पर चढ़कर खाने लगा था। क्या भाव लाई हो मम्मी? नो बिजेट, तुम्हें भाव से क्या, चुपचाप खाओ, तोप ने उसे झिड़क दिया। तो वो खिलौने के क्यूपिड की मुद्रा में दोनों हाथ गाल पर धरकर रुआंसा हो गया। बनिया है ना मम्मी, कल बकरी से भी उसके दूध का भाव पूछ रहा था। सरदार की रसिकता पर तोप हंसती हंसती पूरा दीवान हिला उठी। ओ सरदारा, तू किसी दिन हंसाते हंसाते मेरी जान ले लेगा। तो मुझसे कहने लगी, हमारे सरदार से कभी सरदारों के चुटकुले सुनो। जो मज़ा सरदार से सरदार के चुटकुले सुनने में आता है वो और कहीं नहीं। क्यों, है ना राजेंद्र? कहकर राजेंद्र अपना मोटा चश्मा निकाल कर पोंछने लगा। तोप का प्रतिभाशाली वैज्ञानिक वास्तव में सुदर्शन था। चश्मे को उतारते हुए नितांत भोला किशोर लग रहा था। सेब के रस और बकरी के दूध की महिमा से उसका चेहरा भी रंगा था, पर लड़का स्वभाव से कुछ उदासीन प्रकृति का लग रहा था। बड़ा शर्मीला है हमारा राजेंद्र, तोप कहने लगी। भगवान ने चाहा तो किसी दिन फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ लेगा। मैं 2 दिन तोप के साथ रही और उसके सर्वथा मौलिक सैनिटोरियम के सरल वातावरण को देखकर मुग्ध हो गई। अपने मरीजों पर वो प्राण देती थी। बंगला ऐसा साफ सुथरा रखती थी कि फर्श में चेहरा देख लो। एक आया थी, 2 बैरे। खाने के कमरे की सजावट और बैरों की बुर्राक वर्दी देखकर समय के पूरी भूख लगाती थी। संतुलित भोजन को घड़ी के कांटों के साथ वो स्वयं अपने हाथों से परोसती। हरदीप, अंडा क्यों छोड़ दिया? मेजेट माहेश्वरी, तुमको चुकंदर खाना ही होगा। एंड यू पटेल, तुम फिर प्लेट पर कांटे चम्मच से जल तरंग बजाने लगे। संगीत प्रेमी पटेल बीच बीच में सांस्कृतिक दल के अपने प्रवासकालीन जीवन की स्मृतियों में बुरी तरह उलझ जाता। खाना छोड़कर वो सचमुच कांटे चम्मच से जल तरंग बजाने लगा था। ओह सॉरी मम्मी, वेरी सॉरी। वो घपर घपर पूरा मुर्गा चिचोड़ने लगता। एंड यू माई एंजल, तुमको क्या अपनी यूनिवर्सिटी की याद आ रही है? इसको तो अपने हाथ से खिलाना पड़ता है। तोप अपने लाडले वैज्ञानिक की कुर्सी के पास जाकर जम जाती। मैं चलने लगी तो तोप के चारों मरीज मुझे छोड़ने बस स्टैंड तक आए। उन सबको साथ लेकर नैनीताल आने का निमंत्रण भी मैंने दिया, पर तोप नहीं आई। उसी वर्ष मेरे पति की बदली आगरा हो गई। 7-8 महीने बाद एक बड़ा प्यारा सा क्रिसमस कार्ड आया तो मैंने आश्चर्य से खोला। बड़े दिन के अवसर पर वो मुझे याद करने वाली तो एक ही थी। कार्ड तोप का ही था। बर्फ़ में फिसलती बर्फ़ गाड़ी को खींचते हिरणों का एक प्यारा सा जोड़ा था। नीचे लिखा था, शुभकामनाओं सहित तोप और राजेंद्र। मेरा माथा ठनका। राजेंद्र ही क्यों, हरदीप, मेजेट और पटेल कहाँ गए? हो सकता है तीनों रोग मुक्त होकर अपने अपने घर चले गए हों और राजेंद्र अभी स्वास्थ्य सुधार के लिए रुक गया हो। पर 8वें दिन एक तार आया, आगरा का ताज देखने हम आ रहे हैं। फिर वही तोप और राजेंद्र। बात कुछ बनी नहीं। पूर्णिमा के दिन ताज देखने राजेंद्र के साथ तोप, पर हो सकता है मन बहलाने ले आई हो। दिसंबर में क्या भुवाली मनुष्य के रहने लायक रह जाती है?
फिर तोप अपने मरीजों का कितना ध्यान रखती थी। ये ठीक था कि उन्हें दवा पिलाई जाती थी, ना बुखार नापा जाता था, पर उनकी प्रत्येक सुविधा असुविधा को डायरी में नोट करके रखती थी। यही नहीं, प्रत्येक रविवार को वो अपने कुछ मनचले मरीजों के लिए गर्लफ्रेंड भी बटोर लाती थी। उसकी भतीजी पद्मावती रॉबर्ट वहीं अध्यापिका थी। इतवार के दिन वो अपनी एक दो सहेलियों को ले आती थी। एंड माई बॉयज़ हैव ए गुड टाइम, वो कहती। जो अपने मरीजों का इतना ध्यान रखती थी, वो उनमें से एक आध को ताज दिखाने ले भी आए तो क्या दोष। फिर तोप मेरी बचपन की स्मृतियों का स्मारक स्तंभ थी। मैं स्वयं ही कार लेकर स्टेशन पहुंच गई। ट्रेन से तोप राजेंद्र के साथ उतरी और मेरे गले के नीचे एक कड़वी घूंट उतर गई। ये तो 4 मरीजों को जीवन सुधा पिलाने वाली तोप नहीं थी। ये वही पुरानी तोप थी जिसके नाम का गुदना गुदाए अभी भी ना जाने कितने गोरे सिपाही विदेशों की कब्रों में बेचैन करवटें ले रहे होंगे। होठों पर तेज लिपस्टिक थी, गले में नकली मोतियों की माला, कानों में झलमलाते बुंदे और चटक शोक रंग की लाल साड़ी। साथ में राजेंद्र था, वही स्वास्थ्य से दीप्त कैशोरी की मरीचिका, निकट से देखने पर उदास पीला चेहरा और निष्प्रभ आंखें। रोग ने शरीर को छोड़ फेफड़ों का कक्ष रिक्त कर उन उदास आंखों में शायद डेरा डाल दिया था। तोप ने अपने स्वभावानुसार मेरे दोनों गालों को अपने ईसाई प्रेम का प्रदर्शन कर चटाक चटाक शब्दों से चूमा और बोली, अपने शाहजहां को आगरा का ताज दिखाकर हनीमून इनॉग्रेट करेगा, है ना डार्लिंग। वो राजेंद्र का हाथ पकड़कर बोली। मुझे काटो तो खून नहीं। कहाँ 50 वर्ष की अधेड़ तोप, कहाँ अपने यौवन के हीरे सा देखने वाले की आंखों को चौंधियाता वो सुदर्शन युवक। क्षण भर को मुझे अपने मर्यादाशील परिवार का ध्यान आ गया। ईश्वर की दया से पति किसी काम से दिल्ली गए थे, पर बच्चे, सयानी लड़कियां थीं, क्या कहेंगी, मम्मी की दोस्त भी कैसी हैं। हुआ भी ऐसा ही। घर पहुंचते मेरी लड़कियां मुझे एकांत में खींच ले गईं। छी छी मम्मी, सब नौकर भी हंस रहे हैं। कितना हैंडसम है, एकदम रॉक हडसन, और वो खुसट बुढ़िया समझ क्या रही अपने को। मैं उन्हें कैसे समझाती। 25 वर्ष पूर्व तोप अपने को जिंजर रोजर्स समझती थी और आज भी वो अपने को लिज टेलर से कम नहीं समझ रही होगी। ठीक कहती थी छोटी भाभी, होली का अदृश्य अबीर गुलाल वो प्राणों में भरकर लाई थी। कभी लाल, कभी पीली और कभी हरी साड़ियों में गिरगिट का सा रंग बदलती वो नए पति के साथ दिन रात घूमती रही। मैंने भी उनके आतिथ्य में त्रुटि नहीं रहने दी। पर राजेंद्र खाने की मेज पर अभी भी सहमा रहता। समोसा उठाता तो तोप दगने लगती। नो डार्लिंग, नो समोसा, तली भुनी चीज़ों का परहेज करना होगा, अभी पेचिश से उठे हो। चाय लोगे? मस्ट यू, ना हो तो एक प्याला दूध पी लो, चाय तो मैं एग्री नहीं करती। तोप के युवा वैज्ञानिक पति की स्वाभाविक भूख की अस्वाभाविक मृत्यु पर मुझे बेहद अफसोस होता, पर मैं चुप रह जाती। 3 दिन का फलाहार करा, बेला कुबेला ताज दिखा, तोप ने अपने शाहजहां को अधमरा कर दिया। चौथे दिन वो विचित्र जोड़ी चली गई। धन्यवाद का एक पत्र लिखकर तोप ने फिर होंठ सी लिए। 1 वर्ष तक मुझे उसका कोई समाचार नहीं मिला। दूसरे वर्ष में बहन की लड़की की शादी से लौट रही थी। लखनऊ के रिटायरिंग रूम में एक रात काटनी थी। स्टेशन मास्टर ने कहा, यहाँ तो बड़ी हैवी बुकिंग रहती है, वैसे एक कमरे में एक पलंग खाली है, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो रह सकती हैं। मैं इतनी थकी थी कि कमरे के दूसरे पलंग पर कौन है, स्त्री या पुरुष, मेरे ध्यान में नहीं आया। कमरे में पहुंची तो धीमी रोशनी जल रही थी। कमरा बहुत बड़ा और हवादार था। आसपास 2 पलंग थे। एक पर सिर से पैर तक चादर ओढ़े कोई खर्राटे ले रहा था। शरीर के आकार से उन्हें संदेह पुरुष ही था। पोस्टमार्टम के लिए आई लाश की भांति उसका पेट राम ढोल सा बीच में बेहद फूला फूला लग रहा था। एक अपरिचित पुरुष के साथ एक ही कमरे में अगल बगल सोने में मेरा सनातनी हिंदू संस्कारी चित्त बुरी तरह झिझक उठा। क्या करूं? पैसे भी तो भर दिए थे, पर छी, इस कमरे में तो मुझसे नहीं सोया जाएगा। इससे तो वेटिंग रूम का आराम केदारा ही भला था। मैं जाने ही को थी कि एक इंजन गरज उठा। पास के पलंग पर अपरिचित पुरुष हड़बड़ा कर उठ बैठा। मैंने देखा वो अपरिचित पुरुष नहीं, चिरपरिचित तोप थी। ओह माय गॉड, हाय मेरे मसीह, तेरा सितारा बुलंद हो, जिसे जहाँ चाहा मिला दिया। किसने सोचा था कि ऐसे मिलेंगे। तुम क्या बीमार थी तो? कितना बदल गई हो, मैंने पूछा।
बिना मेकअप के तोप फीकी फीकी ही नहीं, बेहद झटकी लग रही थी। तोप और बीमार? वो हंसी। वो तो थोड़ा स्ट्रेन पड़ा है डार्लिंग, हरिद्वार से लौटी हूँ ना, हरिद्वार से। मैं चौंकी। नित्य इतवार को गिरजा जाने वाली, दिन में 80 बार चटाक चटाक बाइबल को चूमने वाली तोप हरिद्वार कैसे गई? राजेंद्र के फूल चढ़ाने गई थी हम। वो एक लंबी सांस लेकर बोली, तुमको क्या लिखती? इधर वो बहुत जिद्दी हो गया था, परहेज जरा भी नहीं करता था, न बकरी का दूध न सेब का रस, बस दिन भर चाट और हिंदी सिनेमा। हमने कितना समझाया, देखना है तो अंग्रेजी पिक्चर देखो, पर नहीं, वही सस्ता एक्साइटमेंट उसे ले गया। एक एक दिन का 3-3 शो। तोप के अनुशासन की लगामों से कसा घोड़ा आखिर बेदक ही गया। 2 दिन बीमार रहा बस। अब देखो, हरदीप, मेजट और पटेल तीनों के फेफड़ों में भूसा भरा था। वो हमारा ऑर्डर माना तो ठीक होकर अपना अपना घर गया। यह जिद्दी मरने से पहले बोला, हमारा फूल लेकर हरिद्वार में बहाना। एक बार सोचा अपने ग्रेवयार्ड में खूबसूरत सी संगमरमर की एक कब्र बनवा देंगे, पर उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी आत्मा को रोकती भी तो कब्र से निकलकर हरिद्वार ही भागती। उसका गला भर आया। वो चश्मा उतार कर आंखें पोंछने लगी। डेंचर उतार कर उसने मेज पर धर दिया था। धीमी रोशनी में बहुत बूढ़ी लग रही थी। मुझे तरस आ गया। चलो तो तुम मेरे साथ चलो, बच्चों में जी बहल जाएगा, मैंने कहा। थैंक यू डार्लिंग, पर मैं अकेली कहाँ हूँ? खुदा बाप क्या मुझे अकेली रहने देता? एक गरीब मरीज उसने फिर भेज दिया है। फिर चैरिटी। टीबी नहीं है, प्लूरसी थी। अब वो बिल्कुल ठीक है। बड़ा होनहार लड़का है सैमुअल। मेडिकल कॉलेज में आखिरी साल है। इस साल आराम करेगा, अगले साल जाएगा। यीशु ने चाहा तो कभी सर्जरी में नोबेल प्राइज़ लेगा। उसी को घर सौंप आई हूँ। फिर मिलेंगे हनी। वो सुबह सामान बटोर कर चली गई। जब तक आगरा रही, हर तार को डर डर खोलती, क्या पता तोप फिर ताज देखने आ जाए। पर तोप नहीं आई। अचानक फिर क्रिसमस के दिन एक प्यारा सा कार्ड आया। अब के तार के खंभे पर चोंच से चोंच मिलाए कबूतरों का एक जोड़ा था। शुभकामनाओं के साथ, तोप और सैमुअल। अवश्य ये वही अधूरा डॉक्टर होगा। पिछली बार देश का दुर्भाग्य था कि एक होनहार वैज्ञानिक नहीं रहा, और अब ये डॉक्टर। पर इस बार यदि तोप के नए जीवन साथी ने उससे पहले संसार छोड़ने की धृष्टता की, तो वो पहले वैज्ञानिक की भांति तोप को छल नहीं पाएगा। संगमरमर की फूलों से ढकी कब्र के नीचे दबी उसकी जिद्दी आत्मा को तोप हरिद्वार की ओर भागने नहीं देगी। कहीं भाग भी गई तो उसका प्यारा खुदा बाप क्या उसे कभी अकेली रहने देगा? अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी की लिखी हुई कहानी तोप। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।